गरीब काली बहू का जादुई चूल्हा। अरे ओ कलमुही, अब तक तेरी नींद पूरी नहीं हुई क्या? काली कलूटी, चल जल्दी से उठकर घर का सारा काम निपटा। आज बहुत सारे टिफिन के ऑर्डर हैं। अगर एक भी छूट गया ना तो देखना तेरा वो हाल करूंगी कि तू अगले 7 जन्मों तक याद रखेगी। चाची, चाची मेरा पूरा बदन बुखार से तप रहा है। आज तो दया करो चाची, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी तबीयत बहुत खराब है। बेचारी लाचार अमृता को बहुत तेज बुखार आता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी क्रूर निर्दयी चाची मालिनी को उस पर रत्ती भर भी दया नहीं आती। वो ठंडे पानी की बाल्टी उठाकर अमृता के ऊपर सारा पानी डाल देती है, जिससे अमृता कांप उठती है। चाची, चाची, चाची मुझे ठंड लग रही है। तू चाहे हॉस्पिटल में भी भर्ती हो जाए ना, उसके बाद भी तुझे सारा काम करना होगा, वरना मैं तुझे इतना मारूंगी कि मार मार कर तेरा पूरा बदन लाल कर दूंगी, बता देती हूँ। हाँ। अमृता के माता पिता की बचपन में ही मृत्यु होने के बाद उसे इस दुनिया में अकेला बेसहारा छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उसकी लालची चाची मालिनी ने उसे अपने पास रख लिया, लेकिन वो भी एक नौकरानी के तौर पर। अमृता बचपन से ही काली थी। वो बेचारी दिन भर बिना रुके लगातार खाना बनाती रहती। मालिनी टिफिन सर्विस चलाती थी। सारा खाना तो अमृता ही बनाती, लेकिन उसे अपनी कमाई में से एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलती। बुखार में कांपते हाथों से वो खाना बनाती है। अमृता जहां कहीं भी जाती, लोग उसके काले रंग के कारण उसका खूब मजाक उड़ाते। हाय हाय हाय, इस पनौती की शक्ल देख ली सुबह सवेरे, आज का दिन तो बुरा ही जाएगा। पता नहीं कौन से अशुभ मुहूर्त में पैदा हुई थी कि अपनी मनहूस शक्ल लेकर। अमृता के मन को बहुत ठेस पहुंचती है, लेकिन वो कड़वा घूंट पीकर अपने आप को ही कोसती रहती। क्या करे, उस मजबूर के पास तो रोने तक का वक्त नहीं था। हैवान मालिनी उससे दिन रात खाना बनवाती। वो उसे एक पल के लिए भी बैठने या आराम करने नहीं देती। एक दिन मालिनी से मिलने एक अमीर घराने की बूढ़ी औरत आती है। उसके बदन पर चढ़े सोने चांदी को देख मालिनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं राजेश्वरी, राजेश्वरी ठाकुर, ठाकुर कपड़ा मिल की मालिक। तुम्हारे घर का पता शिव मंदिर के पंडित जी ने मुझे दिया है। दरअसल मेरे बेटे अंकुश के लिए तुम्हारी भतीजी का हाथ मांगने आई हूं। राजेश्वरी की ये बात सुनकर मालिनी थोड़ी सी चकित हो जाती है। ये आप कैसी बात कर रही हैं ठकुराइन जी? कहाँ आपका राजकुमार बेटा और कहाँ ये काली अपशगुनी? ये आपके बेटे के लायक नहीं। नहीं नहीं, ये शादी सिर्फ कुछ देर की ही शादी होगी। मेरे बेटे पर मृत्यु दोष है। इस दोष के कारण जल्द ही उसकी मृत्यु हो सकती है, पर पंडित जी ने कहा है कि अगर उसकी किसी काली कुंवारी और गरीब लड़की से शादी करा दी जाए तो तुम्हारे बेटे पर लगा मृत्यु दोष उस लड़की के सर पर लग जाएगा और वो उस दोष से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। तुम्हारी भतीजी अमृता और मेरे अंकुश की कुंडली के अधिकतर गुण मेल खाते हैं। अच्छा, तो ये शादी नहीं सौदा है। फिर तो मैं खुशी खुशी इस कल्लो को आपके हवाले सौंप दूंगी। बस मुझे रकम मोटी मिल जाए तो। हाँ हाँ, उसकी चिंता क्यों करती हो? ये लो। राजेश्वरी मालिनी को पैसों का बंडल देती है और चली जाती है। मालिनी मासूम और भोली भाली अमृता को झूठ बोलती है कि उसके लिए बड़े और ऊंचे खानदान से रिश्ता आया है। देख अमृता, तेरे माँ बाप ने भी जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि तू जैसी काली कलूटी भी कभी इतने बड़े घर की बहू बनेगी। हमेशा से इस काले रंग के कारण मुझे सिर्फ अपमान ही मिला है, लेकिन अब मेरा भी कोई अपना होगा। मेरे जीवन में भी कोई ऐसा आएगा जो मुझसे दुनिया भर का प्यार करेगा। हाय, मुझे खुद की नजर ना लग जाए। और कुछ दिनों बाद अमृता और अंकुश की शादी हो जाती है, लेकिन शादी होते ही अंकुश मंडप छोड़कर अपने घर चला जाता है। तभी अमृता भी पीछे पीछे चली जाती है। अंकुश जी, विवाह विधि विधान के अनुसार संपन्न हुआ है, लेकिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिए बिना ये विवाह अधूरा ही रह जाएगा। अरे ओए गुलाब जामुन जैसी शक्ल वाली लड़की, तुझसे सुंदर तो मेरे घर के नौकर हैं, नौकर। तुझ बदसूरत से कौन शादी करेगा? हाँ, लगता है तुझे किसी ने नहीं बताया कि तुझे यहाँ क्यों लाया गया है। राजेश्वरी अमृता को सारा सच बताती है, जिसे जानने के बाद अमृता पूरी तरह टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
आप लोग मेरी भावनाओं के साथ यूं इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ओ कोयले की खदान, तुझे क्या लगा था मैं तुझे अपने घर की बहू बनाऊंगी? चल निकल यहां से। मेरे बेटे की पनौती अब तेरे सर आ गई है। तेरा और हमारा कुछ लेना देना नहीं। तेरी चाची को मैंने ढेरों पैसे दिए हैं, मुफ्त में तेरा सौदा नहीं हुआ है, समझी ना? राजेश्वरी अमृता को बुरा भला कहकर धक्का मारकर बाहर निकाल देती है। अमृता अब बेघर हो चुकी थी। मालिनी भी पैसों का बंडल लेकर फरार हो गई थी। अमृता शिव मंदिर की चौखट पर रोते हुए भगवान से कहती है, हे त्रिनेत्रधारी शिव शंभु, मेरे साथ ही क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो हर बार मेरे दामन में ही क्यों दुख आता है महादेव? अब आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो कोई बसेरा भी नहीं रहा। अमृता अपनी गठरी उठाकर एक जगह सो जाती है। भीषण ठंड के मारे अमृता के हाथ पांव सुन्न पड़ चुके थे। अगली सुबह जब वो उठती है तब अपनी गठरी को गायब देख घबरा जाती है। लाख ढूंढने पर भी उसे उसकी गठरी नहीं मिलती। लगता है किसी ने रात में मेरी गठरी चुरा ली है। अमृता के लिए कठिनाइयां बढ़ती ही जा रही थी। वो 2 दिन से भूखी प्यासी थी। उसके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। अगर वो किसी से मदद मांगती तो लोग उसकी बदसूरती का मजाक उड़ाते और उसे बेइज्जत करते। अमृता इन सबसे दूर जंगल में चली जाती है। जंगल में एक नदी किनारे बैठकर बिलक बिलक कर रोती है। तभी उसकी नजर एक पेड़ के पास चूल्हे पर जाती है। वो चूल्हा साधारण सा नहीं था, उसमें एक अजीब सा तेज था। ये चूल्हा तो बहुत ही अच्छा है, क्यों ना मैं इस पर कुछ पकाकर खाऊं? भूख के मारे कहीं मैं मर ना जाऊं। वैसे भी इस कठोर दुनिया में कोई मदद नहीं करता। आखिर मैं बदसूरत जो ठहरी। काश मैं इस चूल्हे में गर्मा गर्म कढ़ी चावल खा पाती, जैसे बचपन में माँ बनाया करती थी। अमृता के इतना बोलते ही उस चूल्हे की आंच तेज हो जाती है और उसमें गर्मा गर्म कढ़ी चावल भी तैयार होने लगता है। और उस चूल्हे की गर्म भाप अमृता के चेहरे पर हौले से लगने लगती है, जिससे उसके चेहरे का रंग काले से गोरा हो जाता है। वो भौचक्का होकर नदी के पानी में अपना चेहरा देखती है और भावुक हो उठती है। ये क्या? मेरा चेहरा, मेरा पूरा बदन, मेरा रंग काले से गोरा कैसे हो गया? और ये चूल्हा, इसने मेरी बात सुनकर तुरंत कढ़ी चावल तैयार कर दिया। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तभी अचानक से उस चूल्हे में से आवाज आती है, ये एक जादुई चूल्हा है, इससे तुम जो कहोगी ये वो सब तुरंत तैयार करेगा। और तो और इसकी भाप से तुम्हारी सुंदरता और भी निखरेगी, क्योंकि तुम एक बहुत ही नेक, ईमानदार और अच्छी लड़की हो। अमृता खुशी से फूली नहीं संभालती। एकदम से उसके अंदर मानो 1000 गुना ज्यादा हिम्मत आ जाती है और वो गांव की सड़क किनारे जादुई चूल्हे से खाना तैयार करके एकदम सस्ते दाम में बेचती। भाई वाह, क्या खाना बनाती है ये लड़की, हैं? इसके हाथ का खाना खाकर तो मजा ही आ गया। वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज खाना होता है। हाँ। देखते ही देखते ग्राहकों की लंबी कतार लगनी शुरू हो जाती है और सभी चटकारे लेते हुए खाना खाने का आनंद लेते हैं। अमृता अब अमृता के नाम से नहीं, अन्नपूर्णा के नाम से पूरे गांव में जानी जाने लगी और गांव में उसकी खूबसूरती देख सब दंग रह जाते। हाय हाय हाय, ये काली अचानक गोरी कैसे हो गई? देखो तो जरा, इसके ग्राहकों की भी कितनी लंबी लाइन लगी है। हाँ, आखिर वो तो है, लेकिन ये करिश्मा हुआ कैसे? सुजाता, अब तो मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। अब जिन लोगों ने अमृता के काले रंग का मजाक उड़ाया, वही आज उसकी खूबसूरती की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। अमृता जादुई चूल्हे से गांव के सभी गरीबों और बेजुबान जानवरों को भोजन कराती है और जीवन में खूब तरक्की करती है। खूब सारे पैसे इकट्ठा करने के बाद आखिरकार वो अपना एक बड़ा सा ढाबा खोलती है। और एक दिन अंकुश और राजेश्वरी बुरी हालत में अमृता के पास नौकरी मांगने आते हैं। हमें माफ कर दो अमृता, तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। भाग्य ने मुझे अर्श से फर्श पर लाकर रख दिया। हमारी कपड़े की मिल एक हादसे में जलकर राख हो गई और अब हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा। घर बार सब बिक चुका है। अमृता, पूरे गांव में हमने हर जगह नौकरी ढूंढी लेकिन कहीं नहीं मिली। अब तुम ही हमारा एक आखिरी सहारा हो। हमने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए हमें माफ कर दो।
तुम्हारे सामने हम हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं। समय बड़ा बलवान होता है। आज अमृता के ढाबे पर वो आते हैं जिन्होंने उसका अपमान करके उसे घर से बाहर निकाला था। अमृता उन्हें ढाबे पर काम तो दे देती है, लेकिन उन्हें माफ नहीं